लॉकडाउन 2 का दौर चल रहा है, लेकिन इसके बीच में जो सबसे अहम भूमिका अब तक मैं कहूँ इस देश में दिख रही है, जिसके चलते हमारी, आपकी और तमाम जनता की जिंदगी सहूलियत के साथ आगे बढ़ रही है, वो है टेलीकॉम सेक्टर। और उसी के चलते आज तमाम पब्लिक अपने घरों पर रहकर उन सुविधाओं का लाभ ले पा रही है, या उसकी जिंदगी का एक दिनचर्या का हिस्सा मैं कहूँ कि टेलीकॉम किस तरीके से और कितनी अहम जरूरत है, ये हम सब ने देखा है। लेकिन अब सवाल ये खड़ा होता है कि संकट के दौर में जो जरूरत टेलीकॉम सेक्टर की ओर से हमें दिख रही है, जब ये संकट खत्म होगा उसके बाद ये कितनी बढ़ेगी, और क्या उसके लिए टेलीकॉम सेक्टर तैयार है, किस तरीके की चुनौतियां हैं, क्या उसकी जरूरतें हैं, और हमें क्या नए कदमों की जरूरत है उसे और मजबूती देने के लिए। आज समझेंगे अपने इस कार्यक्रम में। हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं। हमारे साथ राजन एस मैथ्यू साहब हैं, डायरेक्टर जनरल हैं सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन से। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू, स्वागत। सुनील गुप्ता जी हमारे साथ हैं, जो कि सचिव हैं TRAI से। बहुत बहुत स्वागत है सुनील सर आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। धन्यवाद। शिशिर सिन्हा हमारे साथ है, सीनियर डिप्टी एडिटर है द हिंदू बिजनेस लाइन से। शिशिर जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले सुनील गुप्ता सर, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगा। जिस तरीके से हमने इस कोरोना संकट में देखा जरूरत खास तौर पर और उसकी उपयोगिता, उसकी नीड इस वक्त टेलीकॉम सेक्टर एज अ होल बहुत ज्यादा है, बढ़ चुकी है। लेकिन इस संकट के खत्म होने के बाद ये जरूरतें नई ऊंचाइयों पर होंगी, डिमांड कहीं ज्यादा होगी शायद। कैसे देखते हैं उसे आप आज के इस संकट के बाद? धन्यवाद सचान साहब। सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और अपना आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने इस टेस्टिंग टाइम पे पूरे एफर्ट्स किए, अपना डेडिकेशन दिखाया और बहुत से चैलेंजेस होने के बाद भी टेलीकॉम सर्विसेज को सब तक पहुंचाया, और जिसके कारण से जैसा आपने बताया हम लोग घर पे बैठकर और सारे काम सुविधाजनक तरीके से कर पा रहे हैं और ये ऑनलाइन से सारा काम हो सकता है। ना इन पूरे दौरान में जो प्रॉब्लम आई उनको मैं यहाँ बखान नहीं करना चाहता हूँ और उसके लिए सारे टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर धन्यवाद के पात्र हैं। कुछ हमने लेसन्स लर्न करें। अभी तक बहुत से लोगों में दिल में एक बातें होती थी कि बहुत से काम जो हम ऑनलाइन आज कर रहे हैं, क्या वास्तव में वो काम घर से हो सकते थे, चाहे वो ऑफिस हो, इंस्टीट्यूशंस हो, ऑर्गेनाइजेशंस हो, कॉलेज हो। आज हमको पूरा विश्वास हो गया है कि वो काम बड़ी बेखूबी से घर पर बैठकर ऑनलाइन हो सकते हैं, और अगर उन काम को हम घर बैठ के ऑनलाइन करेंगे तो उससे बहुत सी हमारी रोजमर्रा की दिक्कतें, जैसे रोड पे कंजेशन होना, पोल्यूशन का ज़्यादा होना, ऑफिस स्पेस में दिक्कत होना, इन सारी प्रॉब्लम को भी हम हल कर पाएंगे। तो एक ये मुद्दा बनेगा जिस कारण से टेलीकॉम सर्विसेज का घर पर यूटिलाइजेशन बढ़ने की पूरी उम्मीद है। दूसरी चीज़ क्या है कि कई बार लगता था जो ऐप डेवलप करने वाले लोग थे कि पता नहीं इंडिया में हर तरह की लैंग्वेज के लोग हैं, कुछ लोगों को हिंदी आती है, कुछ को इंग्लिश आती है, तो क्या ये लोग नए ऐप को अडॉप्ट कर पाएंगे? इस समय जो भी नए ऐप आए हैं, और चाहे वो पढ़ा हुआ आदमी हो या अनपढ़ आदमी हो या अंग्रेजी जानता हो या न जानता हो, उसने उसको तुरंत अडॉप्ट किया। जैसे अगर हम बात करें आरोग्य सेतु ऐप की बात करें, बहुत से ज़्यादातर लोगों ने डाउनलोड किया, जबकि उसका हिंदी वर्जन या और वर्जन नहीं है। तो ये भी एक बताता है कि यहाँ पर अडॉप्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, और उस कारण से जो हमारे स्टार्टअप्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा उपयोगी समय आगे आने वाला है। तीसरा क्या है कि जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का इस समय दौर चल रहा है, जिसमें बहुत सी मीटिंग ऑफिस के ले लीजिए या और कॉन्फ्रेंसेस कर लीजिए, चीज़ें चल रही हैं, एक मुद्दा सामने आ रहा है कि हमको इंडिया के माफिक अपना एक बहुत स्ट्रॉन्ग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म होना चाहिए जिसको लोग इस्तेमाल कर सकें, और इस्तेमाल करने के बाद में बहुत सी मीटिंगें जिसके लिए आदमी को बाहर जाना पड़ता है, ट्रैवल करना पड़ता है, उनको भी हम अपने घर बैठे तरीके से बहुत उपयोगी तरीके से हम कर सकते हैं। चौथी जो इम्पॉर्टेंट बात आई सामने, वो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर को लगता है कि लोकेशन बेस्ड सर्विसेज हमारी कितनी उपयोगी होंगी, जिसमें हम कस्टमर को उसकी लोकेशन के हिसाब से बताते हैं कि क्या क्या चीज़ें कहाँ पर मिल रही हैं और चीज़ें। इस समय ने लोकेशन बेस्ड सर्विसेज की
मान्यता को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है। और इस समय अगर लोकेशन बेस्ड सर्विसेज की बात करें तो बहुत से ऐप ऐसे हैं जो सर्विस प्रोवाइडर से ये कहते हैं कि मुझे आप एग्जैक्ट लोकेशन बताइए कस्टमर की, उसकी इच्छा के अनुसार ही बताइए, लेकिन बताइए। मैं प्राइवेसी इशू को नीचे दबाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, लेकिन प्राइवेसी के रहते हुए भी बहुत से लोग चाहते हैं इसको। तो इन सब चीज़ों के रहते हुए टेलीकॉम सर्विसेज का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। और अगर ये वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है तो जो बैकबोन होती है, जिसको हम लोग नॉर्मली कहते हैं कि अगर आपका बीटीएस से, जिसको आप खंभा मान के चलते हैं, वहाँ से पीछे जो आपका कम्युनिकेशन का माध्यम से जो ट्रैफिक जा रहा है उसको अगर आगे भेजना है तो ऑप्टिकल फाइबर चाहिए या बहुत ज़्यादा बैक हॉल चाहिए। उन सब चीज़ों के लिए काफ़ी कुछ काम करना पड़ेगा। तो वॉल्यूम टेलीकॉम सर्विस का बहुत बढ़ने वाला है और उसके लिए कुछ हमें काम करने पड़ेंगे, अपने नेटवर्क को थोड़ा और बढ़ाना पड़ेगा। और जब इस तरह की चीजें होंगी तो कुछ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्रैफिक भी होगा, लोग घर से मैं उस पर भी आऊंगा सुनील सर, उस पर भी आऊंगा, लेकिन मैथ्यू सर ये साफ है कि डिमांड बहुत ज्यादा हाई है। दूसरा एक मैं कहूं कि प्लस पॉइंट कि हमने प्रूव किया, जब मैं वी कह रहा हूं दैट मींस कि टेलीकॉम सेक्टर ने कि किस तरीके से मीट आउट कर सकता है किसी भी चैलेंज को। लेकिन टेलीकॉम सेक्टर के अंदर विद इन जो चैलेंजेस हैं इस डिमांड को मीट आउट करने को लेकर एंड नियर फ्यूचर में उन्हें कैसे देखते हैं और वो कितने ज्यादा बिग, कितने बड़े हैं? So thank you very much, Sanji. I think the first point that emerges in this situation is that the close working relationship between the telecom operators, the DOT and the regulator. Decisions that used to take weeks were being solved in hours and days. So I think that is the first lesson that comes in dealing with these types of emergencies. There needs to be a complete, close working relationship, and we thank the authority, the regulator and the DOT for establishing a very close working relationship in order to address the concerns of the customer. So that is the first lesson that we learned. The second lesson that we have learned, that in spite of the financial distress of the industry always recognizes its first responsibility is to keep our networks functioning at 99.99% uptime and to make sure that quality of service to the consumer can be maintained as best as possible. So we have been working with the state governments to ensure that our people can move, our cell towers can go on air, and fiber cuts can be minimized. So this is an area where we've been able to work. Before this particular event, we had over 800 of our BTSs. They're almost equivalent to towers off the air because of various problems at the state level. When this started, and because of the load factor, that was reduced with the help of the DOT to 83, from 800 non-function 83, and the number of fiber cuts were reduced from over 100 nationally to about 7 to 8. So you can see how working together, the network quality and uptime was maintained as a result of the load factor, which went up at one point almost by 30%. It then came down. And again, just to give you an example of how it worked with the DOT, we noticed that streaming video, the places like Amazon, Hulu, Netflix, all of that, the utilization of all of this, YouTube, was spiking the traffic. We went to the DOT, and with their help, we talked to the Amazons and the YouTubes and the Netflix, and together asked them to move from high definition to standard definition. That brought it back down a good deal, and so now we are trending at about 15 or 20% above normal. Okay. शिशिर, जिस तरीके से आज जो डिमांड जनरेट हुई है, और क्योंकि हम टेलीकॉम सेक्टर को देख रहे थे कि पिछले कुछ वर्षों में ये अपने आप में काफी संकट इसके अंदर दिख रहा था, लेकिन नई चुनौती के बीच आफ्टर कोरोना मैं कहूं सबसे बड़ा चैलेंज क्या दिखने वाला है, और क्या जो आज की डिमांड है, चाहे वो डिजिटल पेमेंट की बात है, अलग अलग सेक्टर्स में हमने देखा है कि किस तरीके से जो ई सिस्टम है उसको हमने ऑपरेट किया है एज अ कंट्री वाइड, वो डिमांड कितनी ज्यादा होगी और उसके लिए आज की स्थिति से कितना ज्यादा हमें आगे मजबूती से खड़ा होना पड़ेगा?
देखिए कविंद्र, सबसे पहली चीज है कि आज जो हम लोग सभी जुड़े हुए हैं एक फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए, उसका काफी हद तक श्रेय जो है वो टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर को ही जाता है, क्योंकि वो उसने जो इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जिसकी बदौलत हम ये कार्यक्रम कर पा रहे हैं। जहां तक सवाल चुनौती का है, देखिए सबसे बड़ी चुनौती ये है कि एक हम जिसको कहते हैं एक न्यू नॉर्मल बनने वाला है। अभी तक जो हम सामान्य परिस्थिति मानते थे कि लोग दफ्तर जाएंगे, दफ्तर में जाकर के काम करेंगे, हो सकता है कि आज जब हम कुछ महीनों के बाद जब इस परेशानी से काफी हद तक उबर जाएंगे, तो आप देखेंगे कि वर्क फ्रॉम होम का कल्चर काफी ज्यादा बढ़ गया है, डिजिटल पेमेंट का सिस्टम काफी ज्यादा बढ़ गया है। मैं डिजिटल सिस्टम के बारे में थोड़ा सा चर्चा करूंगा, उसके पहले मैं वर्क फ्रॉम होम की बात करूं। आज देखिए लगातार मतलब तमाम ऑफिस जो हैं, खासतौर पे जो नॉन एसेंशियल में आते हैं और यहाँ तक कि जो एसेंशियल में भी आते हैं, उनमें से कुछ सेगमेंट ऐसे हैं जो कि वर्क फ्रॉम होम है। हम लोग भी वर्क फ्रॉम होम में काम करते हैं। जाहिर सी बात है कि जो हम डेटा कंज्यूम कर रहे थे, आज उसका हम कई गुना ज्यादा कंज्यूम करने लगे हैं। तो सबसे पहली जरूरत ये होगी कि आप कितना ज्यादा डेटा एक हायर स्पेस में, एक वाइडर स्पेस में कर सकते हैं, जिससे कि हमको क्वालिटी सर्विस मिल सके। क्योंकि देखिए वीडियो की जब हम बात करते हैं, थोड़ा सा भी हेजी पिक्चर बन जाता है तो लोग उसको बहुत ज्यादा पसंद नहीं करते हैं। तो ऑडियो और वीडियो दोनों कितना बेहतर हो सकता है, उसके लिए बैंडविड्थ किस तरीके से तैयार किया जा सकता है, ये पहली बड़ी चुनौती होगी। दूसरी जो बड़ी चुनौती है, मैं डिजिटल पेमेंट के बारे में बात करूंगा। ताजा आंकड़े जो फरवरी के आंकड़े हैं वो बताते कि लगभग 116 लाख करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन डिजिटल माध्यम से हुआ। देश में अगर आप डेबिट कार्ड की संख्या देखेंगे, क्रेडिट कार्ड की संख्या देखेंगे, तो लगभग 88 करोड़ डेबिट और क्रेडिट कार्ड है। 180 करोड़ जो हैं वो प्री पेमेंट वॉलेट्स, प्री पेमेंट इंस्ट्रूमेंट है, जिसमें मोबाइल वॉलेट भी होता है, प्री पेमेंट कार्ड्स भी होते हैं। इसके अलावा आप देखिए लगभग 2.25 लाख से ज्यादा का आपका एटीएम है, आपका पॉइंट ऑफ सेल्स जो कि आप दुकानों में जाकर के जो खरीदारी करते हैं, पॉस मशीन है। इसके अलावा जो माइक्रो एटीएम्स होते हैं, इन सारी चीजों को देखते हुए जितनी ज्यादा इनके इस्तेमाल के लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, वो आगे चल करके और बढ़ेगा। एक छोटी सी बात कहते हैं ना कि आज के दिन में लगभग 90% नगद में लेन देन होता है, 10% ही डिजिटल में होता है। आप यकीन मानिए कोरोना के बाद का दौर ऐसा आएगा जब डिजिटल ट्रांजैक्शंस कई गुना तेजी से बढ़ेंगे। क्या टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर उसके लिए तैयार है? ये हमारी एक बड़ी चुनौती होगी। तो मुझे लगता है कि एक जो कि वॉइस और ऑडियो दोनों के जरिए कम्युनिकेशन के लिए, और दूसरा जो ये ट्रांजैक्शंस हैं, उन ट्रांजैक्शंस के लिए कितना बैंडविड्थ कर पाएंगे, ये टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर की बड़ी चुनौतियां होंगी। मिस्टर राजन, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट एक बड़ा चैलेंज कहा जा रहा है इस सेक्टर में। अगर हम अपनी फ्यूचर नीड्स को समझें, अभी हम कहां पर हैं, और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज्यादा एक्सपैंड करना है और जो डिमांड है उसके कंपैरिजन में क्या और बड़े आप देखते हैं कि इसमें रिफॉर्म्स या स्टेप्स लेने की जरूरत होगी? So I think the first issue that needs to be addressed is the financial distress of the industry. Without being able to free up money for investment in infrastructure, which we all have seen is absolutely critical, it is going to be very difficult going forward into the future to maintain the type of quality of service, bring in the new innovations, and also maintain uptimes of our network. So I think the financial issues, and we've been talking about it, the Honorable Authority has also been addressing the financial distress. So we have been talking to the Finance Ministry, we have been talking to the DOT, and I think this is the first thing that we have learned from this whole coronavirus attack, that the infrastructure must always be healthy and in place and bear the load factor. So one of the things that again that has come up is that you must free up money. 30 paisa of every rupee from our industry goes back to the government, and the government does not bring it back into the industry. That is not a sustainable proposition. So again, the Honorable Authority has highlighted that there needs to be a reduction in license fee, spectrum usage charges, because we have already paid for spectrum upfront. So giving that money back to the industry will allow us to invest back in the infrastructure. The other second thing that we have to focus on is right away. People used to object to us putting cell towers in the home areas, residential areas. They used to say, oh no, we don't want it here.
today, when we had to go to work from home and the load factor moved to the residential areas, we found that we had challenges in terms of coverage because our cell towers were not being able to put up. So we had to put temporary, we had to work with the local municipalities to bring additional cell towers on air to meet the demand. So right away is becoming a factor that must be understood by the municipalities. You cannot continue to charge lakhs and lakhs for just permissions to put our cell towers. You cannot charge crores for laying fiber if you want to meet the capacity of the demand that is being put on our networks. So these are important lessons that we have to learn. The financial stress of the industry and the right-of-way issues that are being faced by the industry are critical issues that we have learned must be solved as a result of COVID. शिशिर, बहुत अहम पॉइंट जो मिस्टर मैथ्यू कर रहे हैं कि फाइनेंशियल जो इस वक्त हालत थी और जिस तरीके से उन्होंने कुछ समस्याओं का जिक्र किया है, बहुत अहम होगा कि अगर हम जितनी जल्दी इनको दूर कर पाएं या फिर मैं कहूँ कि मीट आउट कर पाएं कहीं सेंटर पॉइंट पर आकर। बिल्कुल, देखिए सरकार की ओर से अभी के समय में सबसे बड़ी जरूरत यह है कि टेलीकॉम सेक्टर के लिए आप कैसे रियायत दे सकते हैं। एक छोटी सी बात कहता हूँ, जीएसटी की बात है। जो टेलीकॉम सर्विसेज पे जो जीएसटी की दर है, अगर मैं प्री जीएसटी फेज में जाऊं और पोस्ट जीएसटी फेज में जाऊं, दोनों में अंतर है। वो एक कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका जब बिल बढ़ जाता है, आपके जब खर्च बढ़ जाते हैं और जबकि कमाई सरकार को ज्यादा होती है, टेलीकॉम कंपनीज को ज्यादा नहीं होती है, तो उसमें बदलाव लाने की जरूरत है। मुझे लगता है कि इस मामले में कि किस तरीके से जो मैथ्यू साहब ने बात की कि हम जो सरकार को दे रहे हैं उसका कितना हिस्सा हमारे वापस आ पाता है, अगर वो हम इंश्योर कर लें तो इससे जो टेलीकॉम सेक्टर की फाइनेंशियल डिस्ट्रेस है, जो वित्तीय परेशानी है, वो कुछ हद तक दूर हो पाएगी। सुनील जी, किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि टेलीकॉम इंडस्ट्री को जो मैं कहूँ कि परेशानियां हैं उसमें कितना हद तक आपको लगता है कि आने वाले समय में योगदान देना पड़ेगा एजेंसीज को, ट्राई को, सरकार को, और कितने तैयार हैं उसके लिए? देखिए, ऐसा है कि योगदान जहां तक देने की बात है, मैथ्यू जी ने अपने में बताया भी है, ट्राई ने कुछ सुझाव दिए हैं सरकार को कि जिन चीज़ों को करने की ज़रूरत है, जैसे एसयूसी को कम करने की बात है या यूएसओएफ का कंट्रीब्यूशन को कम करने की बात है। कुछ सुझाव ऑलरेडी गवर्नमेंट को दिए गए हैं और उस पर विचार चल रहा है और मुझे उम्मीद है कि जल्दी कुछ पॉजिटिव डिसीजन उन चीज़ों में हो सकता है सरकार ले। मुझे उसके नॉलेज नहीं है, लेकिन ये चीज़ें गवर्नमेंट को हम लोग ऑलरेडी रिकमेंडेशन दे चुके हैं। एक और जो बड़ा मुद्दा इस समय सामने आ रहा है वो ये है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन की रिक्वायरमेंट है उसका बेस बढ़ाने की ज़रूरत है। 3-4 टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर हर सिटी में वो जो बैकबोन, जो राइट ऑफ वे की बात मैथ्यू साहब ने करी, उसको नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं और उसका बहुत बड़ा लोगों को साथ में भागीदारी क्रिएट करनी पड़ेगी जिससे वो लोग मिलके और वो ऑप्टिकल फाइबर वो चीज़ें लगा सकें। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो है, आपने देखा होगा जब आप बिल्डिंग बनाते हैं तो बिजली के लिए बाईलॉज बने हुए हैं कि आपके घर में बिजली का तार डालने की जगह इस तरह से प्रकार से होनी चाहिए। पानी के लिए बाईलॉज बने हुए हैं, आपके सीवर लाइन के लिए बाईलॉज बने हुए हैं। अब समय आ गया है कि हम टेलीकॉम के लिए भी बाईलॉज बनाएं, क्योंकि घर के अंदर एक अच्छी सुविधा टेलीकॉम की आपको तब तक नहीं मिल सकती जब तक को प्रॉपर कनेक्टिविटी की जगह नहीं होगी। आप दिल्ली में देखिए, बॉम्बे में देखिए, मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग बन गई हैं। बॉम्बे में 70-70 मंजिला की मल्टी स्टोरेज बनी है। कोई भी किसी तरह का टावर उन सब बिल्डिंग में इक्वल सप्लाई नहीं कर सकता। तो ये चीज़ें हमें समझनी होंगी। अच्छा, बिल्डिंग के अंदर की क्या मुश्किल आती है कि जो उनके ऑर्गेनाइजेशंस, एसोसिएशंस हैं, वो कई बार आपको अंदर नहीं जाने देती हैं या आपको अंदर अपनी केबल नहीं ले जाने देती हैं, या वो केवल किसी एक पर्टिकुलर टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर की केबल जाने देती हैं। इन सब चीज़ों को देखने की जरूरत पड़ेगी। आज के ज़माने में जैसे आप आगे देखेंगे, न केवल डेटा का यूटिलाइजेशन, लेकिन आईओटी, जैसे हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स कहते हैं, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, बिग डेटा की चीज़ें हो गई, मशीन लर्निंग लैंग्वेज, ये बहुत से तमाम चीज़ें शुरू होंगी और इनकी ग्रोथ बहुत फास्ट होगी। टेलीकॉम एक सनराइज सेक्टर है और उनकी बहुत सी चीज़ें उस पर डिपेंड करेंगे। आपने देखा होगा कि आज के ज़माने में टेलीकॉम एक तरह से बेसिक रिक्वायरमेंट बन गया है। आप चाहे किसी सेक्टर की बात करें, हेल्थ हो, आप ऑनलाइन मॉनिटरिंग की बात कर रहे हैं, बेल ने ऑनलाइन मॉनिटरिंग के सिस्टम बनाए हुए हैं। आरोग्य सेतु ऐप है, टेलीकॉम के नेटवर्क के साथ चल रहा है। फाइनेंस में जो ऑनलाइन पेमेंट चल रहे हैं, ई कॉमर्स में आप देख रहे हैं, एजुकेशन देख रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर देख रहे हैं, इंटरटेनमेंट देख रहे हैं। कहने का मतलब ये है
क्योंकि हर सेक्टर में इसकी जरूरत, पहले कुछ स्पेसिफिक खास लोगों के लिए, स्पेसिफिक वर्क के लिए मानी जाती थी, या मैं कहूँ कि लग्जरी कही जाती थी, अब वो नेसेसिटी है। और इस संकट के दौर में ये साफ है कि वो जिंदगी का एक अहम हिस्सा है, जैसे कि पानी, साफ हवा या फिर दूसरी एमिनिटीज। एक लास्ट कमेंट में मैथ्यू साहब आपसे चाहूंगा कि क्या और कितनी तेजी के साथ हमें कुछ इनिशियल स्टेप्स एज मैं कहूं कि टेलीकॉम कंपनियों की ओर से या फिर सरकारों की ओर से आपको लगता है उठानी चाहिए, अगर नियर फ्यूचर में हम अपने टारगेट को मीट आउट करना चाहते हैं और टाइमली हम उसको अचीव करना चाहते हैं? So one of the areas that has been well articulated is the National Telecom Digital Policy of 2018. In that policy, the government and the cabinet has laid out all of the things that must be done. There's input from the authority, input from the industry, inputs from all the stakeholders. That itself says that in the next 3 to 4 years, at a minimum, we will require 100 billion US dollars to come into the country to be able to invest in the infrastructure that Mr. Gupta ji talked about in terms of IoT, machine learning, artificial intelligence. All of this has to ride on our networks. We are also looking into the future of 5G, developing the intelligence, the development of R&D, all of those facilities. When you talk about a minimum of 100 billion US dollars, again, I go back to the same point. The financial health of the industry must be robust enough to be able to attract this type of investment into the country. So again, we say, please, we go to the government, please take the recommendations of the Honorable Authority and please fix this issue so that we can invest back and provide the quality of service and the future technology so that this country can meet the Honorable Prime Minister's vision of a digital knowledge global leader. That is the vision that we have to put, and that is the vision that we are pursuing. Our Honorable PM has talked about a 5 trillion in GDP country. The telecom industry is expected to contribute 1 trillion of that 5 trillion. We can do it, but we need to address the underlying financial issues that allow us to grow and invest. शिशिर, एक आखिरी कमेंट, क्लोजिंग कमेंट में चाहूंगा आपसे कि रास्ता बहुत आसान तो नहीं है, लेकिन मुश्किल भी नहीं है। सहयोग कहां से शुरू और कहां पर जाकर? देखिए, सहयोग तो इस समय तो सारा कुछ सरकार के ऊपर काफी एक बड़ी जिम्मेदारी है कि वो इन जरूरतों को कैसे पूरी करते हैं। निवेश की जितनी जरूरतें हैं या जो कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने की जरूरत है, आप जितने भी टेलीकम्युनिकेशन के यूज कर लें, चाहे वो AI से लेकर के हम नॉर्मल वॉइस कॉल की बात करें, उन सब के लिए आपको एक मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। मुझे याद आता है कि देवांग मेहता साहब, जो कि NASSCOM के चेयरमैन हुआ करते थे, और वो देश में IT के मामले में उनको एक पितामह माना जाता है। वो कहते थे कि आज के दिन में रोटी, कपड़ा, मकान, मोबाइल और डेटा, ये 5 चीज चाहिए ही चाहिए। तो जब आप